हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 12 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। मैम, हमें भी उड़ते उड़ते खबर लगी है। उन्होंने ही आपका इलाज करवाया है। उन्होंने कौन? नाम बोलो जल्दी। जिसके कार में बैठकर आज आप गई थी और कल रात को आई थी। अरे उन्हें कौन नहीं जानता। आदित्य एंड सन्स ग्रुप के ऑनर आदित्य रॉय सिंघानिया का पोता है अर्नब सिंघानिया। सुनकर अदिति शॉक्ड रह जाती है। आखिर उन्होंने क्यों मेरा इलाज करवाया? मैंने तो इसका नाम भी कभी नहीं सुना है। इतने बड़े आदमी क्यों मेरा इतना खर्चा उठाया? आखिर क्या वजह है? क्या चाहिए इससे मुझसे? ओह, तभी तो डॉक्टर नहीं होने के बावजूद भी अस्पताल में बार बार आता था। मैं कैसे समझ नहीं पाई, नोटिस नहीं कर पाई। और मिस्टर खन्ना ने पूछने पर बताया भी नहीं। एक बार वह सर पकड़ लिया, फिर अपने कमरे में आई और चक्कर काटने लगे। क्या वजह है? उसे क्या फ़ायदा है? इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या ज़रूरत होगी? क्या काम होगा जो उन्होंने मेरा इलाज कराया? क्या वाकई उसने मेरी मदद की? नहीं नहीं, आजकल बेवजह तो कोई अपने भी अपनों की मदद नहीं करता। तो फिर यह मेरी इतनी मदद क्यों किया? क्यों जान बचाई? और अब जॉब भी लगवा रहे हैं, वह भी अपने घर में। कहीं इसका मकसद कुछ और तो नहीं? क्या करूं? अभी फ़ोन करके पूछूं? उसने हाथ में फ़ोन लिया और नंबर डायल करने लगी, लेकिन एक बार फिर रुक गई। नहीं, अभी नहीं, कल उससे मिलकर बात करती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। मिलकर ही बात करती हूँ, सारी बातें क्लियर करूँगी। इधर अदिति से मिलने के बाद दादाजी बहुत खुश हुए और उसी शाम अर्नब को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बेटा, वह लड़की मुझे बहुत पसंद है। मेरे पोता बहू बनने के लायक है। तो हमारी तरफ से हाँ है। जितना जल्दी हो सके एक अच्छा मुहूर्त देखकर तुम दोनों शादी के बंधन में बंध जाओ। अर्नब चौंक गया। दादू, यह आप क्या कह रहे हैं? आप शायद समझे नहीं। वह इस घर में आएगी, पर आपकी पोता बहू बनकर नहीं, आपकी केयर टेकर बनकर, आपकी देखभाल के लिए रहेगी वह। मैंने तभी बताया नहीं कि आप नाराज़ होते और शायद नहीं तैयार होते, इसलिए। क्या क्या कहा तुमने? केयर टेकर? कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए केयर टेकर लाने की। कितने दिन की ज़िंदगी है ही मेरी। अगर लाना है तो मेरी पोता बहू को लाओ, उसके अलावा कोई नहीं। क्यों दादू, क्यों? आपने ही तो कहा था ना कि किसी को ले आओ जो मेरी देखभाल करे। तो ले आया मैं। बहुत अच्छे से आपकी देखभाल करेगी। अरे वह एक ट्रेंड नर्स है। और मैंने कहा ना, मुझे केयर टेकर की ज़रूरत नहीं, मतलब नहीं। भगवान के घर जाने का समय हुआ तो इस उम्र में मुझे केयर टेकर को रखने या देखने की ज़रूरत नहीं। घर में जवान पोता है और अब मैं सिर्फ पोता बहू को देखने की, लाने की इच्छा रखता हूँ। और पर पोता पर पोतियों को देखना चाहता हूँ, अपने गोद में खिलाना चाहता हूँ। दादू, आप जानते हैं ना क्या हुआ था 2 साल पहले? जो हुआ था भूल जाओ। ज़रूरी नहीं कि फिर वही हो, वही दोहराए। इंसान एक बार जो गलती करता है, जो भूल होती है, उससे सबक लेते हैं, सीखते हैं। तुम भी सीखोगे। और मुझे लगता है कि अब तुम एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान हो, रिस्पॉन्सिबल हो। हाँ हूँ, पर अब मैं नहीं पड़ना चाहता शादी के बंधन में। और फिर दिया के साथ यह अन्याय होगा। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि अब लाइफ में कोई और लड़की नहीं आएगी। सीधे सीधे बोलो ना तुम। अपने दादा को खुश नहीं देखना चाहते हो? जीवित रहते हुए नहीं देखना चाहते हो? अरे क्या मेरे प्यार का कोई मोल नहीं? मैं अपने इकलौते पोते से इतनी सी खुशी की उम्मीद नहीं कर सकता? भगवान यह दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? दादू, यह क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? और यह पैंतरा जो आजमा रहे हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल करने का, मैं नहीं मानने वाला आपकी बात। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं डॉक्टर को यहाँ बुलाता हूँ। उनकी देखभाल से, ट्रीटमेंट से आप सही रहेंगे, खुश रहेंगे। नहीं किस घर में बहू आ जाने से, मेरी शादी हो जाने से। दादू ने अपने मुंह तक कंबल ओढ़ लिया और अंदर से बोले, मेरी मेहनत का, संघर्ष का यही परिणाम मिलना था मुझे। नहीं दादू, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा है।
तुम मुझे मत समझाओ, बस मेरी बातों को समझो और उस पर अमल करो। और मेरी बात को कान खोल कर सुन लो, अगर वह लड़की इस घर में आएगी तो मेरी पोता बहू बनकर, केयर टेकर बनकर नहीं। भला यह क्या बात हुई दादू? उस लड़की की भी अपनी लाइफ है, अपने कुछ सपने होंगे, कुछ पसंद होगी। हम अपनी पसंद उस पर थोप नहीं सकते। और हमने जॉब की बात कही है, अचानक शादी की बात कैसे कहूँ और वह क्यों मानेगी? और हो सकता है पहले से ही उसकी लाइफ में कोई और हो। वह तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारी परेशानी है, तुम्हारा लुकआउट है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वह लड़की आएगी तो सिर्फ मेरी बहू बनकर, केयर टेकर बनकर नहीं। और वह तुम्हें क्यों नहीं पसंद करेगी? आखिर तुम में कमी क्या है? अरे कितने ही लड़कियों के ड्रीम मैन हो तुम। हूँ मैं बहुत लड़कियों का ड्रीम मैन, पर उसका भी हूँ ज़रूरी नहीं। और वह जीती जागती इंसान है, कोई खिलौने वाली गुड्डी गुड़िया नहीं जिसके साथ अपनी मर्जी चलाऊंगा मैं। बरबराते हुए अनुभव वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या नहीं। वह अपने कमरे में ही इधर से उधर चक्कर काटने लगा। क्या करूं? उसे जॉब के लिए मना कर दूं? हाँ, यही सही रहेगा, उसे मना कर देता हूँ। फिर अगर वह कुछ रीज़न पूछेगी तब क्या बहाना बनाऊंगा, क्या बताऊंगा? ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गया। भगवान, अब तुम ही मेरी मदद करो। कुछ ऐसा कर दो कि वह लड़की इस जॉब को करने से इनकार कर दे। मैं किसी भी कंपनी में कहीं भी उसकी जॉब लगवा दूंगा, पर वो यह जॉब करने से मना कर दे। और यही सब सोचते हुए आज रात भी उसे नींद नहीं आई। कुछ देर बाद वह फिर उठा और दादू के कमरे की तरफ बढ़ गया कि एक बार उन्हें आराम से समझाता हूँ। अगर शायद यही उनके जीवन का सहारा है तो मैं करूँगा, लेकिन इस तरह नहीं, उस पर अपनी मर्जी चलाकर नहीं, उसकी रजामंदी से। जब वह उनके कमरे में गया तो देखा दादू गहरी नींद में सो रहे थे। उसने जगाना उचित नहीं समझा और वापस आने लगा, लेकिन एक बार जी में आया कि ज़रा लाइट ऑन कर देखो, दादू सच में सो रहे हैं या मुझे देखकर जानबूझकर आंखें बंद कर लिए हैं। मन में बोलते हुए उसने लाइट ऑन किया तो वह चौंक गया। दादू बेहोश हो चुके थे, नब्ज चल रही थी पर बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे थे। उसने कई बार आवाज़ लगाई पर ना बोले ना ही अपनी आंखें खोले। तब वो तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और हरी काका को भी आवाज़ लगाई। कुछ मिनट के अंदर डॉक्टर आ गए और चेकअप करने के बाद कहा बस उनका बीपी शुगर डाउन हो गया था, इसलिए बेहोश हो गए थे। लेकिन डॉक्टर, बीपी शुगर डाउन होने का कारण क्या है? क्योंकि दवाई वगैरह समय से ले रहे हैं और इनकी डाइट भी बिल्कुल परफेक्ट है। फिर एक तो उम्र हो गई है, या हो सकता है कोई टेंशन तनाव है। तो खान पान के साथ यह भी ध्यान में रहे कि अब उनकी उम्र हो गई है तो ज़्यादा टेंशन या नाराज़गी वाली तनाव वाली बात इन्हें ना कहें। इससे आगे उनके बिल्कुल ठीक नहीं है। अर्नव शॉक्ड रह गया, आंखों में आंसू छलक पड़े। दादू, क्या मेरी शादी को लेकर इतना सोच लिए, इतना तनाव हो गया कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई? क्या सच में मैं ऐसा पोता हूँ जिससे उन्हें कोई खुशी नसीब नहीं हुई? हाँ, सही तो बोल रहे हैं। अकेले उन्होंने मुझे पाला पोसा, सबका प्यार दिया, और बदले में मैंने उन्हें क्या दिया? कुछ भी नहीं। मैं कमाना तो दूर, उनकी कमाई हुई प्रॉपर्टी भी नहीं संभाल पाया, और अब बस मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं। पोता बहू और पोते पोतियों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैंने उनकी ये इच्छा भी नहीं पूरी कर पाया। वाकई मैं एक अच्छा पोता नहीं हूँ, और इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ आज तक कोई खुश नहीं रह पाया। मन में बोलते हुए वह अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। हाँ, पर मैं भी क्या करूँ? एक तो मैं इस शादी विवाह के बंधन में नहीं पड़ना चाहता, ऊपर से उस लड़की से अचानक रिश्ते की बात करना, शादी के लिए अपना डिसीजन सुनाना, एक तरह तो उसके साथ ज़्यादती ही है। और भला वह मेरी बात क्यों मानेगी, जिसे मैं ना तो जानता हूँ ना वह मुझे जानती है। फिर अचानक ही वो मेरी बात क्यों मानेगी? क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादू को अब तक होश आ चुका था और वह बिस्तर पर लेटे हुए थे। वहीं बगल में चेयर पर अर्नब भी बैठा हुआ था, खुद ही खुद में सवाल जवाब कर रहा था। इधर अदिति भी रात भर ठीक से सो नहीं पाई। दिमाग में बस नौकरों की कही
बातें और अर्नब का चेहरा आंखों के सामने आता रहा। अब समझ में आया वह इतना अच्छा क्यों बन रहा था, हंस हंस कर क्यों बात कर रहा था। पर कोई नहीं, अब मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली। ना चाहिए मुझे उसकी मदद, ना चाहिए उसकी नौकरी। और दिमाग में यही सब बातें घूमते हुए वह सो गई। अगली सुबह अदिति और दिन से जल्दी उठ गई। काम में मन नहीं लग रहा था, फिर भी अपना सब कुछ निपटा कर तुरंत अर्नब को कॉल किया। हेलो सर, मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है। हम कहाँ मिल सकते हैं? ठीक है, मुझे भी आपसे बात करनी है। आप चाहे तो सिंघानिया। नहीं नहीं, मैं आपके घर नहीं आ सकती और ना ही आपके ऑफिस में। हम कहीं बाहर मिले तो फिर ठीक है, हम 2 घंटे में स्टारबक्स में मिलते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, फ़िलहाल स्टारबक्स में जाने की हैसियत नहीं है मेरी, तो वहाँ मैं नहीं आऊँगी। अर्नब कुछ जवाब देता उससे पहले ही अदिति ने फिर कहा, हम कहीं बाहर किसी ढाबे पर या यूँ कहे सड़क किनारे किसी चाय की टपरी पर मिलते हैं। उसकी आवाज़ में कड़वाहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। अर्नब समझ नहीं पाया अचानक यह नाराज़गी क्यों, क्या हो गया, क्या बात है। हेलो सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। लेकिन कब आऊँ? समय आप ही बता दीजिए। मैं रेडी हूँ। जब आप निकलेंगे तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। ठीक है, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, पर मेरे घर के पास जो हाईवे के बाएं तरफ एक पक्की सड़क गई है, उसी के किनारे जो चाय की टपरी है, वहीं पर मिलते हैं। वहीं पर आ जाइए। ओके, मैं जल्दी आता हूँ। और हाँ, एक बात और, आपको मुझे पिक करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑटो लेकर आ जाऊँगी। ठीक है, आप जैसे आना चाहती हैं आ सकती है, पर कोई बात है क्या? आप नाराज़ लग रही हैं। इससे आपको मतलब? आप होते कौन है पूछने वाले? मैं ज़रा हंसकर क्या बात कर ली आपके साथ? आप तो मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करने लगे। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। वह तो हम मिलकर बात करेंगे, फिर पता चलेगा क्या मतलब था आपका। सॉरी, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, आप आइए, फिर मिलकर बात करते हैं। अर्नब समझ नहीं पाया यह अचानक इतने नाराज़ क्यों हो गई। क्या बात हुई? कहीं मिस्टर खन्ना ने तो कुछ कह नहीं दिया? पर वह तो दिल्ली से बाहर है, तो फिर? खैर, मिलकर बात करता हूँ, क्या बात है। वह झटपट रेडी हुआ और दादू के कमरे में आया। दादू, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में बाहर से आता हूँ। दादू ने धीरे से कहा। थोड़ी देर में आ या बहुत देर में, पर मेरी बातों को ध्यान में रखना। मेरी पोता बहू को जितनी जल्दी हो सके ले आओ, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अर्नब ने बस हाँ में सिर हिला दिया। बाहर निकला तो मौसम खराब हो रहा था। आसमान में काले बादल फिर बिछने लगे थे। ऐसा लग रहा था तूफान भरी हवा चलेगी। चारों तरफ नजरें दौड़ाई और कार में बैठ गया। अचानक दादू की कही बातें दिमाग में घूमने लगी। वह आएगी तो मेरी पोता बहू बनकर, वरना केयर टेकर बनकर नहीं आएगी। उसने तुरंत मन में बोला, एक काम करता हूँ, इस लड़की को ही यहाँ से हटा देता हूँ। फिर दादू शादी की जिद ही छोड़ देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर दादू पूछेंगे तो बता दूंगा कि शादी का नाम सुनते ही वह लड़की भाग गई, यहाँ से चली गई, उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी। हाँ, यही सही रहेगा। और उसके साथ बेवजह ज़्यादती करने से अच्छा है उसे यहाँ से कहीं बाहर भेज दूँ। लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार होगी? हो जाएगी। जब सारी सच्चाई बताऊँगा उसे तो अवश्य मान जाएगी। मैं उसे दूसरे सिटी के ऑफिस में जॉब पर लगवा दूँगा। मन में यही सब बोलते और सोचते हुए अर्नब अदिति के बताए चाय की टपरी पर आ गया। इधर अदिति ने भी अपना पर्स मोबाइल लिया और बाहर निकलने लगी। मौसम एक बार फिर खराब हो रहा था। तब 1-2 नौकर ने भी मना भी किया, पर वह इतने गुस्से में थी कि बिना उसकी परवाह किए वह निकल गई। मिस्टर खन्ना के बंगलों से बाहर सड़क पर निकलकर उसने ऑटो लिया और अपने बताए चाय की टपरी पर आ गई तो अर्नब पहले से मौजूद था, पर कार के पीछे वो खड़ा था तो अदिति एक बार में देखा नहीं, नज़र नहीं आया। तब अदिति इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। तब तक अर्नब ने उसे देख लिया और कार के पीछे से निकला तो अदिति पर नज़रें ठहर गई। उसने मरून कलर की कुर्ती, ब्लैक ट्राउजर्स पहना था और अपने लंबे बाल को साइड मांग कर खुला छोड़ रखा था।
जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। अदिति की नज़र अभी भी उस पर नहीं पड़ी थी, तो वह इधर उधर देख रही थी और अपना मोबाइल निकाल कर कॉल करने लगी। तब अर्नब सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस ब्यूटीफुल। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्नब की तरफ देखा। वाओ, लुकिंग गॉर्जियस। ब्यूटीफुल और गॉर्जियस माय फुट। पहले मेरी बातों का जवाब दो। तुम हो कौन और मुझे कैसे जानते हो? मैं कौन लगती हूँ तुम्हारे? तुम मुझे कैसे जानते हो? सर से अचानक तुम? अर्नब चौंक गया सुनकर। अरे तुम्हारे मुंह में दही जम गया क्या? पूछ रही हूँ तुम कौन हो? क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं कौन हूँ? मैं हूँ अर्नब सिंघानिया। अगर आप मेरे नाम से नहीं जानती तो शायद बिजनेस टाइकून आदित्य रॉय सिंघानिया का नाम सुना होगा। मैं उनका पोता हूँ। मैंने अपना कार्ड दिया था, उस पर लिखा भी है। शायद आपने ठीक से देखा नहीं। अर्नब ने बेहद शालीनता से जवाब दिया। मेरे पास एक यही काम है, देखने के लिए कि कौन क्या है, किसका पोता है। तुम यह बताओ, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं आपको कैसे जानता हूँ बाद में बताऊँगा। पहले आप ये बताइए कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इतना खूबसूरत चेहरे पर यह गुस्सा, उफ़, कतई खतरनाक है। यह मजाक करने का समय नहीं है और मैं वाकई बेहद खतरनाक हूँ। जितना पूछा जाए उतने का जवाब दो। तुम मुझे कैसे जानते हो और मेरी मदद क्यों की? मेरा ट्रीटमेंट क्यों कराया? हॉस्पिटल का सारा बिल तुमने पे किया? अब अर्नब को सब समझ में आया, उसकी नाराज़गी की वजह। अर्नब ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक चुपचाप बस उसकी तरफ देखता रहा। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुमने मेरा ट्रीटमेंट क्यों करवाया और अब मुझे जॉब भी दिलवा रहे हो? आखिर क्यों? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। जब मुझे आपके साथ हुए हादसे के बारे में पता चला तो वहाँ पर मैं भी गया था। फिर पता चला कि आपका कोई नहीं है। तब मैंने आपका ट्रीटमेंट कराया, बस एक इंसानियत के नाते आपकी मदद करना चाहता था और कुछ नहीं। इंसानियत और मदद, माय फुट, आज के ज़माने के लिए यह शब्द बने ही नहीं हैं। सीधे सीधे बोलिए, मुझसे क्या फ़ायदा है आपको? क्या चाहिए? आप इंसानियत और मदद की बात करते हैं। अरे अपने तो अपने होते नहीं, वे तो मदद के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं। और आप पराया होकर आए हैं मेरी मदद करने, जिसे मैं दूर दूर तक जानती नहीं हूँ, नाम भी नहीं सुना है। उन्होंने मेरी मदद की इंसानियत के नाते। कुछ ज़्यादा ही आश्चर्य की बात नहीं है? अर्नब सिंघानिया था वो। उसे बदतमीजी तो दूर, ऊंची आवाज़ में कोई बात करे यह भी पसंद नहीं था। और यहाँ अदिति तो जैसे तैसे उससे बात कर रही थी, जो कि उसे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी बातों को काफ़ी देर तक सुन रहा था। वह अभी भी शांत था, खुद को नॉर्मल रख रहा था ताकि अपनी बातों को समझा सके। लेकिन अदिति ने उसे चुप देखा तो आगे बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ लिया। बातों को गोल गोल घुमाओ मत, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अर्नब ने आंखें बड़ी कर अपने कॉलर की तरफ देखा और फिर अदिति की तरफ। अब तक वह अपना आपा खो चुका था। वह झटके में उसका हाथ अपने कॉलर से हटाया और उसकी बाह को दोनों तरफ से कसकर पकड़ते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिरबान पर हाथ डालने की? इज्जत से बात कर रहा हूँ तो रास नहीं आ रही है? अरे कोई नहीं लगती हो तुम मेरी, और लगना तो दूर, जानता तक भी नहीं हूँ। और तुम्हारे बारे में पता करने जाऊँ, इतना समय नहीं है मेरे पास, इतना वेला नहीं बैठा हूँ। मैंने वाकई बिना किसी मतलब के तुम्हारी मदद की। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, एहसान लग रहा है, तो चुका दो मेरा एहसान। हाँ, चुका दूँगी। मैं नौकरी करूँगी, चाहे जो भी मिले, पर एक एक पाई चुका दूँगी तुम्हारा। अर्नब अब की बार बेहद खिसियानी हंसी हंसा। ना तो तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई डिग्री है, और तुम्हें जॉब मिल जाएगी? खुली आंखों से सपने देखने का मतलब यह नहीं कि दिन दहाड़े तुम खुली सड़क पर खुली आंखों से सपने देखो। पहली बात, तुम्हें तो जॉब मिलेगी नहीं। अगर मिलेगी भी तो कुछ रुपल्ली वाले। उससे क्या तुम मेरा एहसान और कर्ज चुका पाओगी? इतना जो खर्च किया है मैंने तुम्हारे पीछे, तुम्हारी सारी ज़िंदगी बीत जाएगी, फिर भी मेरा कर्ज और एहसान चुका नहीं पाओगी। इसीलिए
मैं जो बोलता हूँ वह बात मान लो मेरी, तुम्हारे कर्ज और एहसान से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अदिति एकटक उसके तरफ देखने लगी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।